शॉर्ट 60 मुझे देखना है। तभी डॉक्टर अनिकेत ने कहा, सर मैं जानता हूँ, मैं एक फॉरेंसिक डॉक्टर हूँ, इसका मतलब यह तो नहीं मुझे चोट का इलाज करना भी नहीं आता। तो अनन्या ने भी कहा, हाँ, और वैसे भी उसे सिर्फ तुम्हारे हाथ पर पट्टियाँ ही तो बांधनी है। अरशद ने दोनों को आंखें सिकुड़ कर देखा और बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही यह कर लिया है। लेकिन अनन्या को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। वो एक हाथ से पट्टियाँ कैसे बांध सकता था। अनन्या को लगा अरशद उससे एक बार फिर अपनी चोट को छुपाना चाहता है, लेकिन वो इस बारे में सबके सामने पूछकर अरशद को झूठा साबित करना नहीं चाहती थी। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, ठीक है, चलो मेरे साथ। वो उसे अपने कमरे में ले आई। अरशद ने उसे घूर कर देखा। वो लड़की सच में बहुत जिद्दी होती जा रही थी। वहीं अनन्या ने शक भरी नजरों से अरशद को देखा और बोली, दिखाओ मुझे, मुझे देखना है। तुमने एक हाथ से पट्टियाँ कैसे बांधी? तो तुम ये देखना चाहती हो? अरशद ने तिरछी स्माइल के साथ पूछा। वो उसकी चोट को देखना चाहती थी और इससे कुछ भी गलत नहीं था। फिर अरशद स्माइल क्यों कर रहा था? इस बारे में सोचते हुए उसके गाल लाल हो गए। क्या वो अपनी नेक बॉडी की बात कर रहा था? लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। उसने खुद को नॉर्मल किया और सिर हिलाते हुए बोली, हाँ मुझे देखना है। ठीक है, अरशद ने कहा और अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। उसकी नज़र अनन्या पर थी, वहीं अनन्या की नज़र उसकी उंगलियों पर। अरशद ने शर्ट उतार दी। सच में उसने अपने चोट पर पट्टियाँ बांध ली थी। लेकिन यह क्या? अनन्या उसकी चोट को देखने की बजाय कहाँ देख रही थी? यह लड़की उसे बेशर्मों की तरह टाड़ रही थी। क्या वो अपने होश में भी थी? अरशद ने नागवारी से अपना सिर हिलाया और अपना व्हाइट शर्ट उसके मुंह पर फेंक दिया। अनन्या एकदम से होश में आई, यह एहसास होते हुए कि वो अभी क्या कर रही थी। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। वो खुद को डांटते हुए बोली, बेवकूफ़ लड़की, तू ऐसा कैसे कर सकती है? ऐसा तो नहीं है, तू पहली बार अरशद को ऐसे देख रही है। इस बारे में सोचते हुए उसने पल के ऊपर करके अरशद को देखा। वो नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने उसके हाथ को देखा। सच में अरशद ने एक हाथ से ही अपनी चोट को बैंडेज कर लिया था, वो भी पूरी परफेक्शन के साथ। वो हैरान थी, पर वो यह भी जानती थी कि उसके सामने खड़ा आदमी कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। उसने शर्मिंदा होते हुए सिर झुका लिया। अरशद ने यह देखा और उसकी नाक पर पिंच करते हुए बोला, कुछ और देखना है तुम्हें? अनन्या शर्मिंदा थी। उसने अरशद की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की और अपना सिर ना में हिला दिया। अरशद ने उसके हाथ से अपना शर्ट लेकर पहन लिया। फिर वो उसके पास गया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, चलो डिनर करते हैं। जब वो बाहर आए तब अरशद ने अनन्या का हाथ पकड़ा था। वहीं अनन्या सिर झुकाकर उसके पीछे चल रही थी। अनिकेत ने यह देखा। अब उसकी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी। इस बात को समझते हुए उसने गहरी सांस ली। वो बेकार में ही इतनी जल्दी में यहाँ आया था। उसे उदास देख डेनियल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ डिनर कर सकते हो। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? अनिकेत अरशद के उतने करीब नहीं था जितना डेनियल और रघुवीर थे, इसलिए वो थोड़ा डर रहा था। डेनियल मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, बॉस कुछ नहीं कहेंगे। अनिकेत खुश हो गया। वो सालों से अरशद के साथ था, लेकिन कभी भी उसे अरशद के साथ डिनर करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए आज का डिनर उसके लिए बहुत खास होने वाला था। दूसरी तरफ सिंघानिया पैलेस में अथर्व का रूम मेडिकल इक्विपमेंट से भर गया था। वो बेड पर लेटा था और डॉक्टर की एक टीम उसका चेकअप कर रही थी। सिंघानिया फैमिली उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहती थी, लेकिन अथर्व ने इसके लिए साफ मना कर दिया। डॉक्टर को कमरे से बाहर आते देख मिस्टर रघुवेंद्र ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, अथर्व कैसा है? उसकी कंडीशन कैसी है? डॉक्टर ने कहा, उनकी कंडीशन काफ़ी सीरियस है। उनका राइट लेग टूट चुका है, वहीं उनके लेफ्ट हैंड की हालत भी काफ़ी सीरियस कंडीशन में है। उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में 4 से 5 महीने लग जाएंगे। यह सुनने के बाद सिंघानिया फैमिली कुछ पल के लिए शांत हो गई। डॉक्टर ने भी आगे कुछ भी नहीं कहा। मिस्टर महेंद्र सिंघानिया बोले, मीनाक्षी, उससे बात करो और पता करो उसकी यह हालत कैसे हुई। मीनाक्षी जी से अथर्व की ऐसी हालत देखी ही नहीं जा रही थी। वो मनी मन उस इंसान को कोस रही थी जिसकी वजह से उनके बेटे की यह हालत थी। उन्होंने अपना सिर हिलाया और कमरे के अंदर चली गई। अथर्व बेड पर लेटा था और फ़ोन चला रहा था। उसके लेफ्ट हैंड और राइट लेग में प्लास्टर चढ़ा था, लेकिन उसे देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उसे इन सब से कोई फर्क पड़ रहा हो। अपने बेटे को इतनी बुरी कंडीशन में देखकर मीनाक्षी जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने अथर्व के हाथ से फ़ोन लेकर साइड टेबल पर रख दिया
और गुस्सा करते हुए बोली, तुझे चोट लगी है, तू इस बात को समझ क्यों नहीं रहा? आराम करने की बजाय फोन में लगा है। अथर्व बोला, मोम, यह छोटी सी बात है, कुछ दिनों में मैं ठीक हो जाऊंगा। हालांकि मीनाक्षी जी जानती थी उसे ठीक होने में महीनों लगने वाले थे। वो बोली, अथर्व, ये कोई छोटी मोटी चोट नहीं है जो हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक हो जाए। अथर्व कुछ नहीं बोला। उसे देखते हुए मीनाक्षी जी ने सीरियस होते हुए पूछा, तुझे इतनी चोट कैसे लगी? अब दोबारा से यह मत कहना तुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। अथर्व ने अपनी माँ को देखा और बोला, मोम, मुझे सच में कुछ भी नहीं याद। आप सब मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं कर रहे? तभी कमरे में आए हुए रघुवेंद्र जी ने कहा, अथर्व, यह कोई मजाक का टॉपिक नहीं है जिसे तुम भूल जाओ। तुम जख्मी हो और तुम बोल रहे हो तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। क्या हम तुम्हें बेवकूफ़ नजर आते हैं? अथर्व को सच में उस रात के बारे में याद नहीं था। उसने याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाम कामयाब रहा। उसने आंखें सिकुड़कर अपने डेट को देखा। पैलेस आने के बाद से उसने अनगिनत बार बोल दिया था उसे कुछ नहीं पता, पर कोई भी उसकी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं था। इसलिए उसने इस बार कुछ ना बोलने का डिसाइड किया। रघुवीर मुस्कुरा दिया और अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। बटलर ने अनन्या के प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व किया। अगली सुबह अनन्या टाइम पर उठकर कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई थी। सैटरडे को उसके इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला था। अगर वो सिलेक्ट हो गई तो उसे 2 दिन और कॉलेज होगा। उसके बाद वीकेंड था और मंडे से उसकी ज्वाइनिंग। वो नीचे आई, लेकिन उसे वहाँ मेड और बटलर के अलावा कोई और नहीं दिखा। वो सोफे पर बैठकर फ़ोन चलाने लगी। तभी उसे अननोन नंबर से आए ढेर सारे मैसेजेस दिखे। वो मैसेजेस कल शाम के थे। इतने सारे टेक्स्ट मैसेज, यह कौन? उसने इस बारे में सोचा और उसे याद आया उसने पिछली शाम से फ़ोन ही यूज़ नहीं किया था। उसने मैसेजेस पढ़ना स्टार्ट किया। जो जैसे जैसे मैसेज को पढ़ रही थी उसकी आंखें छोटी होती जा रही थी। हे अनन्या, मैं ईशान हूँ। क्या तुम अपना व्हाट्सएप चेक करोगी? मैंने तुम्हें कितने सारे मैसेजेस किए। क्या तुम मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रही हो? देखो, तुम मुझसे इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकती। हाँ, अगर तुम मुझे अपने बारे में बता दो तो हो सकता है मैं इस बारे में सोचूं। वैसे क्या तुम कल कॉलेज आओगी? यार, तुम बहुत अजीब लड़की हो। एक बार रिप्लाई करने में क्या जाता है? मैं कौन सा तुम्हारे घर में प्रकट होने वाला हूँ? हे, कहीं तुम मुझे ब्लॉक करने का तो नहीं सोच रही? देखो, तुमने मेरा 1 नंबर पहले ही ब्लॉक कर दिया है। तुम दोबारा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम बहुत पछताने वाली हो। सारे मैसेजेस पढ़ने के बाद अनन्या ईशान को गाली देना चाहती थी। उसने व्हाट्सएप ओपन किया और वहाँ भी मैसेजेस की बाढ़ आ रखी थी। उसने बिना मैसेजेस सीन किए ही फ़ोन बंद करके साइड में रख दिया और बड़बड़ाते हुए बोली, ये बेवकूफ़ ईशान, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? क्या उसे समझ नहीं आता? मैं उससे बात करना नहीं चाहती। अनन्या ने फ़ोन को देखा और सोचने लगी, एक बार उसका सिलेक्शन हो गया तो 2 महीने तक उसे उस कार्टून बंदर से छुटकारा मिल जाएगा। तभी अचानक से उसे अपने पेट में दर्द हुआ और उसकी आंखें फैल गई। कहीं मेरे पीरियड्स तो नहीं आ गए? लेकिन अभी तो इसे आने में टाइम था। वो वापस अपने कमरे में गई। जब वॉशरूम से बाहर आई तो उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रहा था। उसके पीरियड आ गए थे और उसके पेट में दर्द स्टार्ट हो चुका था। अनन्या का मन अब कॉलेज जाने का नहीं थी। वो पेट के बल बेड पर लेट गई। वही कॉलेज में ईशान लंबे वक्त से अनन्या का वेट कर रहा था। दोपहर हो गई लेकिन अनन्या उसे कहीं भी नहीं दिखी। हो ना हो वो बेवकूफ़ अनन्या सिर्फ मुझसे बचने के लिए आज कॉलेज नहीं आई। लेकिन कोई बात नहीं, उसके बारे में तो मैं पता लगाने की और भी कई तरीके हैं। इस बारे में सोचते हुए ईशान ने श्रुति का नंबर डायल कर दिया।